बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी एक बहुत अमीर शख्स से हुई थी। मेरे शौहर का बहुत बड़ा कारोबार था। ससुराल में हर तरफ पैसा ही पैसा था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं एक बहुत गरीब घर से थी। जिंदगी में पहली दफा इतनी दौलत देखी। मगर शादी के 10 दिन बाद एक गाड़ी मुझे घर से जबरदस्ती उठाकर ले गई। मैं चीखी चिल्लाती रही, लेकिन ससुराल वालों ने एक नहीं सुनी, क्योंकि वो आजकल बड़े अजीबो गरीब वाकयात मेरे साथ हो रहे थे। एक दिन मेरे शौहर रात को घर नहीं आए। मैं सोई हुई थी जब मुझे महसूस हुआ मेरे कमरे में कोई है। मैं उठी और लाइट जलाई तो मैंने कमरे की खिड़की खुली देखी। फौरन उठकर मैं वहां तक गई तो देखा वहां कोई नहीं था। मैंने वापस खिड़की बंद की और सोने के लिए बेड पर जाने ही लगी थी जब कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। कमरे से बाहर जाकर देखा तो घर के लाउंज की लाइट चल रही थी। मैं ये देखकर डर गई क्योंकि मैं तमाम लाइट्स बंद करके फिर कमरे में गई थी, पर सोचा शायद आज मैंने बंद ना की हो। मैं इनको बंद करके वापस कमरे में आके सो गई। सुबह आंख खुली तो देखा मेरा शौहर भी सो रहे थे। न जाने वो कब आए थे, किस वक्त आए थे, मुझे मालूम ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शौहर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो अक्सर रात को देर से घर वापस आते थे, कभी कभी तो घर ही नहीं आते थे। मैं उनसे पूछती तो वो काम की मसरूफियत का बहाना बनाकर टाल देते। फिर मैंने पूछना ही छोड़ दिया। सोचा कि बिजनेसमैन है, मसरूफियात होंगी। फिर कुछ दिन से रोनमा होने वाले वाकयात ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। एक दिन मैंने मशीन लगाकर कपड़े धोए थे और इनको बालकनी में जाकर सुखा रही थी, जब ऊपर वाले फ्लोर से एक दुपट्टा आ गिरा जो सीधा मेरी बालकनी में गिरा था। मैंने उस दुपट्टे को उठाया। वो लाल रंग का दुपट्टा था। मैं समझ गई ये ऊपर वालों के घर की तरफ से है, इसीलिए दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। दरवाजे पर बेल दी तो एक मर्द ने दरवाजा खोला और मुझे घूरने लगा जैसे मेरा आना इसको पसंद ना आया हो। उसने जब आने का मकसद पूछा तो मैंने कहा कि ये दुपट्टा आपके घर से मेरी बालकनी में गिरा है, ये देने आई हूँ। तो उसने रूखा सा जवाब दिया, ये हमारा दुपट्टा नहीं है, गलतफहमी हुई है आपको। वो देखने में कुछ अजीब लग रहा था और जवाब देकर वो दरवाजा बंद कर रहा था। जब मैंने बदहवासी में उनको बुलाया कि मेरी बात तो सुने, ये आप ही के घर से गिरा है, ये आप अपनी बीवी को बुला दें, उनको मालूम होगा ये उन्हीं का होगा। मेरे कहने पर वो शख्स मुझे घूरने लगा। उसी वक्त दरवाजे पर एक औरत आई। उसने बड़ी खुशदिली से पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि आपके नीचे वाले फ्लाइट में रहती हूँ। ये आपका दुपट्टा मेरे यहाँ गिर गया था। पर हैरत की बात कि उसने मना कर दिया कि ये दुपट्टा नहीं, ये उसका दुपट्टा नहीं और ना ही उसके घर में कोई ऐसा दुपट्टा है, जबकि मैं यकीनन कह सकती थी कि ये उन्हीं के घर से आया था। पर उन्होंने जब साफ इनकार कर दिया तो मैं वापस अपने घर आ गई और इस दुपट्टे को अपनी अलमारी में रख दिया। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर गए, मेरे घर में काम वाली आई थी। वो बहुत अच्छी थी और मेरे भरोसेमंद थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि मुझे मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। तो उसने मुझे मुतमईन किया और यूं मैं बाहर आ गई। इत्तेफाक से लाइट भी चली गई तो मुझे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से उतरना पड़ा। जब मैं सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो पार्किंग की तरफ बढ़ गई जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही मुझे याद आया कि मैं तो चाबी लाना ही भूल गई हूँ। सोचा वापस कैसे जाऊँ, लाइट भी नहीं है तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। उसका हल ये सोचा कि नौकरानी को फोन कर देती हूँ। उसको फोन किया और कहा कि गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से उठाकर बालकनी से नीचे फेंको, मैं कैच कर लूंगी। उसके हाँ कहने पर मैंने फोन रखकर उसका इंतजार शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऊपर से आवाज दी, उसकी आवाज सुनकर मैंने ऊपर देखा तो उसने गाड़ी की चाबी मेरे सामने की और इशारे से कैच करने का कहा। उसने जैसे ही चाबी फेंकी, मैं ऊपर ही देख रही थी जब मेरे घर के ऊपर वाली फ्लाइट की बालकनी से कुछ उड़कर बाहर आया और वो सीधा मेरे कदमों में गिर गया। पर ये क्या, ये तो वही दुपट्टा था जो कल भी था, पर वो तो मैंने अलमारी में रखा था, तो फिर ये कैसे गिर गया? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो दुपट्टा उठाए वापस अपने घर की तरफ चली आई। मुझे यूं आता देखकर काम वाली हैरान होगी, पर उसने कहा कि उसका काम हो गया है तो वो चली जाए। मैंने बदहवासी में कहा हाँ जाओ और अपने कमरे में आ गई। जब दरवाजा खोला और वहाँ दुपट्टा ढूंढना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए जब वहाँ से दुपट्टे को गायब पाया। मैंने अब आंखों से देखा था कि ये दुपट्टा ऊपर वालों के घर से ही गिरा है, इसलिए इनको देने चली गई।
सोचा आज दे ही आऊंगी, पर हैरत की इंतहा हुई जब आज भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये दुपट्टा उनका नहीं है। पर मैंने अपनी आंखों से उनके घर से ये दुपट्टा गिरते देखा था, इसलिए मैं जिद करने लगी कि ये आप लोगों का ही है। इतने में मेरे शौहर भी वहाँ आ गए और मुझे देखकर हैरान हुए, और मुझे उन्हें देखकर हैरत हुई कि वो तो अक्सर रात को भी देर से आते थे, तो आज दिन में कैसे आ गए। मुझे उनके साथ बहस करते देखकर मेरे शौहर ने मामला पूछा तो मेरे बताने से पहले ही उन लोगों ने इन्हें बता दिया। उनकी बात सुनकर मेरे शौहर ने मुझे देखा तो मैंने उन्हें यकीन दिलाना चाहा कि मैंने उनके घर से ही इस दुपट्टे को गिरते हुए देखा है, और फिर कल का वाकया भी उनको बता दिया, और फिर ये भी बताया कि कैसे मैंने उस दुपट्टे को पहले अपनी अलमारी में रखा था और वहाँ नहीं था बल्कि उनके घर से गिरा था। तो वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मेरा शौहर मुझे समझाकर घर वापस ले आए और उनसे माफी भी मांगी कि मेरी बीवी को गलतफहमी हुई होगी, लेकिन मुझे तो गलतफहमी नहीं थी, इनसे मैं सच कह रही थी। फिर वो क्यों मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। घर आकर भी मेरे शौहर ने मुझे डांटा कि मुझे क्या जरूरत थी इनसे बहस करने की। मैं चुप हो गई और उस दुपट्टे को वापस अपनी अलमारी में रख दिया। हम पहले एक बंगले में रहते थे जो मेरे शौहर का था और मैं शादी करके वहाँ गई थी। मेरा नाम सोबिया है जबकि मेरे शौहर का नाम आरिफ था। हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। घर में भी कौन था, इनकी एक ही बहन थी जिसकी बदौलत ये रिश्ता हुआ था। हम भी पहले इसी शहर में रहते थे, पर अचानक मेरे शौहर ने शादी के कुछ महीने बाद वो घर बेच दिया और मुझे दूसरे शहर ले आया, ये कहकर कि अब हम यहाँ रहेंगे। मैंने अपना सारा बिजनेस इसी शहर में सेट कर दिया है। यहाँ भी उन्होंने बंगला ही खरीदा था हमारे लिए। मुझे तो कोई एतराज नहीं था, पर वो बंगला जरा सुनसान इलाके में था जहाँ कम आबादी थी। ऊपर से मैं होती भी अकेली थी। मेरे शौहर तो सुबह ऑफिस चले जाते, रात को आते। इस वजह से एक दिन मैं अचानक घर में डर गई और इतना डरी कि बकायदा मैंने अपनी आंखों से अपने बंगले में मौजूद एक शख्स को देखा जो बिल्कुल स्याह था। मालूम ही नहीं हो रहा था कि उसका चेहरा कहाँ है। उसके हाथ पाँव बिल्कुल स्याह थे। मैं खौफजदा थी उसको देखकर। अगले दिन शौहर को बताया तो उसने घर तब्दील कर दिया। मैंने कहा कि कोई फ्लैट नुमा घर ले लें जहां आबादी हो। फिर मेरे कहने पर उन्होंने वापस अपने शहर चलने का कहा और मैंने हैरानगी जाहिर की इस बात पर कि अभी तो आए हैं और आपने अपना बिजनेस भी यहाँ सेट किया हुआ है, मुश्किल होगी आपको। पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि उनको कोई मसला नहीं, और यूं वापस हम अपने शहर आ गए और एक अच्छे अपार्टमेंट में फ्लैट ले लिया जहां हम अभी भी रह रहे थे। हमें यहाँ रहते हुए 5 महीने हो गए थे। शुरू के 4 महीने सुकून से गुजरे। ये 5वां महीना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। रोज कोई न कोई मेरे साथ ऐसा वाकया पेश आ जाता कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती, ऐसा क्यों है। अभी दुपट्टे वाले वाकये को कुछ दिन गुजरे थे जब एक रोज रोनमा होने वाली सूरत हाल ने मेरे कदमों से जमीन छीन ली थी। हुआ कुछ यूं था कि हमेशा की तरह उस वक्त मैं भी अकेली थी, घर में बोर हो रही थी, इसलिए मैं टीवी चलाकर बैठ गई। मैं टीवी देखने में इंतहाई गर्क थी जब दरवाजे पर बेल हुई तो मैं चौंक गई। फिर उठकर जाके देखा तो एक लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर नरम सी मुस्कुराहट थी। वो कहती, मैं आपके लिए मीठा लाई हूँ, आपके पड़ोस से हूँ। इस सामने वाले घर से मेरे शौहर ने भी मना किया हुआ था कि किसी से राब्ते बढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने काम से काम रखो बस। मैंने उनके कहने के बाद कभी किसी पड़ोसी से बात नहीं बढ़ाई थी और इनको शिकायत का मौका ही नहीं दिया था। वैसे भी वो मेरे शौहर थे, अच्छा बुरा समझते थे। अगर उन्होंने मुझे मना किया था तो किसी ख्याल के तहत ही किया होगा और मुझ पर तो उनकी बात मानना फर्ज था। इसीलिए हमेशा वो जो भी कहते थे मैं मानती थी, उनके हिसाब से रहती थी। मैं उस लड़की के जाने के बाद दरवाजा बंद करके वापस आ गई और मीठा फ्रिज में रख दिया कि फिलहाल मूड नहीं था, और उनके बर्तन भी मेरे यहाँ रह गए। मैंने ये मीठा रात के खाने के बाद खाया था और जाकर सो गई। मेरे शौहर हमेशा की तरह आज भी शायद देर से आने वाले थे। उनकी इस रूटीन से मैं बहुत परेशान थी। हमेशा उनसे शिकवा भी करती, पर वो कहते कि अब मसरूफियात है, उनको छोड़ तो नहीं सकता, काम तो हर हाल में करना है। उनकी बात से मैं 100 बार मुत्तफिक थी, पर काम का भी वक्त होता है, लेकिन इनको ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। पता नहीं ऐसा कौन सा काम था इनको जो हर वक्त खत्म नहीं होता था। हालांकि उनके मुलाजिम तो होते थे,
तो वो काम नहीं करते थे? इस बारे में अक्सर मैं सोचती थी, लेकिन जब कुछ समझने में नहीं आता था छोड़ देती थी। इसी सोच विचार में कब सो गई मुझे मालूम नहीं हुआ, और कब मेरे शौहर आए ये भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह मैंने किचन में पड़ोस वाले के बर्तन देखे तो याद आया कि कल इनको देना भूल गई थी, तो सोचा अभी दे आती हूँ। इसलिए जब जाने लगी तो शौहर ने पूछा कहाँ जा रही हो। मैंने बताया कि ये बर्तन कल पड़ोस वालों के रह गए थे, वो मुझे मीठा देकर गई थी, तो वो ही वापस करने जा रही हूँ। उन्होंने हाँ में सर हिलाकर इजाजत दे दी। बर्तन लेकर मैं पड़ोसियों के दरवाजे पर गई। वहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला, तो मैंने शुक्रिया के साथ बर्तन उनकी तरफ बढ़ाए, लेकिन उन्होंने हैरत से मुझे देखा और जो बात उन्होंने कही इस बात ने मुझे हिला दिया। उन्होंने कहा ये बर्तन उनके नहीं हैं और ना ही उन्होंने मेरे पास कोई मीठा भेजा था। मैंने खुद को संभाल कर कहा कि एक लड़की यहाँ से आई थी, वो मुझे देकर गई, पर उन्होंने कहा कि हमने मीठा कल बनाया ही नहीं था तो भेजेंगे कहाँ। मेरा दिमाग घूमने लगा उनकी बात पर कि ये मेरे साथ हो क्या रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप इस लड़की को बुलाएं जो आपके साथ रहती है, तो उन्होंने किसी को आवाज दी, पर थोड़ी देर बाद कल वाली लड़की मेरे सामने आई और उस अधेड़ उम्र औरत ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इस घर में बस हम ही रहते हैं। मैंने उस लड़की को देखकर शुक्र किया कि अब मैं अपनी बात साबित कर सकती हूँ, पर वो भी सिरे से मुकर गई। उसने कहा कि वो मुझे जानती ही नहीं और ना ही कल वो मेरे पास आई थी, तो वो आज ही अपने हॉस्टल से छुट्टी लेकर आई है, कल वो यहाँ थी ही नहीं। इसकी बात पर मेरा सर चकरा गया और समझ न आया कि क्या कहूँ। अपने चकराते सर को थाम कर मैं घर आ गई। मुझे यूँ देखकर मेरे शौहर मेरे पास आए और हैरत से मुझे पूछने लगे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने उनको तसल्ली दी कि ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, पर वो मुतमईन नहीं हो रहे थे, तो मैंने सारा माजरा उनको सुना दिया। तो उन्होंने फिर मेरी बात को वहम करार दिया, लेकिन ये मेरा वहम नहीं था। हर बार वहम तो नहीं हो सकता था, न जाने क्या चक्कर था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और तो और मेरा शौहर भी मेरी बात नहीं मान रहा था, उसको वहम समझ रहा था। तो अब मैं किसको ये बात बताऊं? मुझे याद आया मेरी नंद बहुत अच्छी थी, अगर मैं उसको ये सारी बातें बताती तो शायद वो कोई हल निकालती या फिर मेरे शौहर को भी समझाती। बस यही सोचकर शौहर के काम पर जाने का इंतजार किया। जब वो चले गए तो फौरन अपना फोन उठाकर इनको कॉल मिलाई, लेकिन आगे से फोन बंद जा रहा था। मैं उस तरफ से भी परेशान हो गई थी कि अब उनकी तरफ क्या हो गया था। मेरी जो नंद थी उनके भी बच्चे थे और इंतहाई मसरूफ खातून थी। मैं अक्सर उनके घर गई होती तो मुझे मिलती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं गई हुई होती। शौहर से पूछती तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर है, वो तो घर में कम होती है और उनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज गए होते हैं। नीज ये कि उनके घर पर ताला लगा होता है, जिसकी वजह से मैं मायूस होकर लौट आती थी। और आज तो उनका नंबर भी बंद था। अपने भाई की तरह लगता है वो भी रात को घर लौटती होगी, शायद काम की वजह से। जब से मैं अपने शहर वापस आई थी उनसे मिल ही ना सकी थी और ना ही बात हुई थी। मेरे शौहर आज जल्दी घर लौट आए थे, तो मैंने उनसे नंद का जिक्र किया तो उन्होंने कोई खास रिस्पांस नहीं दिया। कहा मालूम नहीं, और मैं सोचती रह गई भला इनको कैसे मालूम ना होगा, वो तो भाई हैं उनके। पर खैर मैंने उस बात को भी छोड़ दिया कि अगर उनसे उस बात के बारे में पूछूंगी तो लड़ ना पड़े मुझसे। जबकि दिन ब दिन ऐसा कोई न कोई वाकया रोनमा हो रहा था। अब तो मेरे साथ रात को भी वाकयात होने लगे थे। ये कि कोई मेरे सोने के बाद घर में आता था, न जाने कौन था। घर चेक किया तो घर में सारा सामान महफूज था, कभी भी चोरी नहीं हुआ था। फिर रात को कौन आया था घर में, वो भी घुसकर, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तकरीबन मैं पागल होने की हद तक थी। इन अजीबो गरीब वाकयात रोनमा होने की वजह से, जिनके मुझे समझ नहीं आती थी। अब तो मेरी पड़ोसी भी मुझे देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर देते थे, जैसे मैंने उनके घर में चोरी की हो। कल भी मैं मार्केट कुछ सामान लेने गई, जब घर आई थी तो पड़ोस में 2 फ्लैट के दरवाजे खुले हुए थे और दोनों ही अधेड़ उम्र औरतें खड़ी थी। वो दोनों आपस में बातें करती बड़ी खुशगुफ्तगार लग रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो मैंने सलाम कर दिया, लेकिन वो दोनों मुझे देखकर नागवारी से अपने फ्लैट के दरवाजे बंद करके गायब हो गई। मैं इस बात पर कई दिन उदास और सोचों में गुम रही कि मुझे देखकर आखिर वो क्यों मेरे सलाम का जवाब दिए बिना नागवारी से अंदर चली गई। मैंने क्या बिगाड़ा था इनका, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे शौहर मेरे लिए डॉक्टर को भी घर ला चुके थे।
जो मेरा चेकअप करके गए थे। उन सब से तंग आकर मैं एक दिन अपनी अम्मी के घर चली गई। मेरा इरादा कुछ दिन ठहरने का था। अपने शौहर से इजाजत ली तो उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी, इसीलिए यहाँ आकर बेफिक्र हो गई कि कुछ दिन रहूंगी। मेरे घर में मेरे माँ बाप और 3 भाई जो कि शादीशुदा थे और एक छोटी बहन रहती थी। अपनी छोटी बहन से मुझे बहुत मोहब्बत थी। मैंने छोटी बहन को अपने हाथों से पाल कर बड़ा किया था, उसे खिलाया पिलाया था, तो इसलिए वो मुझे बहुत अजीज थी। यहाँ मैं जब रह रही थी तो सुकून सा था। एक रोज मैं अपनी एक पड़ोसन आंटी के साथ बात कर रही थी जब अजरा जो हमारे बाजू वाले घर में रहती है मेरे पास आई। ले आज मैंने बिरयानी बनाई है, तुझे पसंद थी ना तो देने आई हूँ, सोचा तू भी खा ले। बिरयानी का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और खुशी खुशी उससे प्लेट ली और अपने घर चली आई। चुपचाप से हमने बैठकर वो खाई और अपने कमरे में चली गई। जब रात के खाने पर अम्मी ने मुझसे पूछा कि ये बर्तन किसके हैं तो मुझे याद आया कि ये अजरा ने दिए थे। यूँ अम्मा को अजरा का बताया तो अम्मा ने कहा कि वो दे आएंगी बर्तन, और फिर अम्मा बर्तन लिए वहाँ से चली गई। जब अम्मा घर वापस आई तो वो काफी गुस्से में थी। मेरे पूछने पर उन्होंने जो बात कही उसने तो मेरे सर के ऊपर आसमान गिरा दिया। अजरा ने कहा आज उसने बिरयानी बनाई नहीं थी तो तुम्हें वो कैसे देती, और ये बर्तन उसके नहीं क्योंकि उसने कोई बिरयानी तुम्हें नहीं दी। अम्मा की इस बात से मुझे हैरत हुई। फौरन मैं पड़ोस वाली आंटी के पास गई। वो तो तब मौजूद थी जब अजरा ने बिरयानी दी थी, पर यहाँ भी मेरे होश उड़ा दिए गए जब उस आंटी ने इनकार कर दिया कि अजरा तो आई ही नहीं थी, तुम भूख का कहकर अंदर चली गई थी। उनकी बात पर मैंने अपने जहन पर जोर दिया। मुझे कहीं से भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा कहा हो। मैंने लाख यकीन दिलवाया घर वालों को, पर वो मुझे पागल कह रहे थे। मैंने उनको अपने घर में होने वाले वाकयात भी बता दिए ताकि वो यकीन करें, पर अम्मा ने उल्टा मुझे समझाना शुरू कर दिया कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, पागलों जैसी हरकतें ना करो, कल को शौहर भी घर से निकाल देगा। ये कह कर के मैं इनकी बात पर इन्हें देखती रह गई कि वो मुझ पर यकीन करने की बजाय मुझे गलत कह रही थी। ऐसा क्यों था? कोई मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था कि मेरे साथ ऐसे अजीब वाकयात हो रहे थे? कोई भी मेरी बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए क्या करती कुछ मालूम ही नहीं था। बमुश्किल रात मैंने गुजारी। यहाँ सुकून से सोई थी मैं, वरना अपने घर रात को भी धड़का सा लगा रहता था किसी के आने का। यहाँ बेफिक्री से मैं सोई हुई थी। मैं जैसे ही नींद से उठी तो अम्मी कमरे में आई और मुझसे मेरी तबीयत पूछने लगी। मैंने कहा ठीक हूँ, पर उन्होंने किसी डॉक्टर को बुलाया था मेरे लिए जिससे मेरा चेकअप करवाना था। मैं चुपचाप इस पर राजी हो गई और यूं डॉक्टर मेरा चेकअप करके चले गए। मुझे अंदाजा था कि यहाँ आने के बाद अचानक किसी वजह से मैं अगले दिन ही घर वापस आ जाऊंगी, पर मैं वापस अपने घर आ गई थी किसी काम की वजह से। मैं जैसे ही अपने घर पहुंची वहाँ का मंजर देखकर मुझे अपने पाँव बेजान होते महसूस हुए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह मेरे जिस्म से जुदा कर दी हो। मेरा बदन कांपने लगा। सामने ही सोफे पर मुस्कुराता हुआ मेरा शौहर बैठा था जिसने शायद मुझे अभी देखा नहीं था, और मैं अपने घर का माहौल देखकर खौफ से वहशत ज़दा हो गई थी। पूरा कमरा हथियारों से भरा हुआ था और मेरे शौहर के भी हाथ में एक बड़ा हथियार मौजूद था और वो अपने साथ बैठे शख्स से मोहे गुफ्तगू थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब मैंने उन्हें आवाज दी तो वो मुझे देखकर हैरान हो गए और मुझसे इतनी जल्दी घर वापस आ जाने की वजह पूछ रहे थे। मैंने अफसोस भरी नजर उन पर डाली और अपनी बात पूछी कि ये सब क्या हो रहा है, पर उन्होंने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। लेकिन मैं उस वक्त सख्त गुस्से में थी। वहीं खड़ी रही और उनसे बार बार सवाल करती रही। जब आखिरकार उन्होंने चीख कर जवाब दिया कि यहाँ उनकी एक अहम डील हो रही थी उस शख्स के साथ जिससे वो बातें कर रहे थे। मैं नासमझी से उनको देखने लगी कि वो उनसे क्या डील कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि वो हथियारों की डील इनसे कर रहे थे। मेरे शौहर एक गैंगस्टर थे और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे। ये उनका बिजनेस था जो वो दिन रात करते थे, जिस वजह से अक्सर घर देर से आते थे। ये बात मुझे अब मालूम हुई थी। हम तो बड़ा शरीफ समझते थे इनकी फैमिली को, पर ये क्या मैं समझी उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा फिर जो मेरे साथ आजकल अजीबो गरीब वाकयात हो रहे हैं इनमें भी आपका ही हाथ होगा। तो वो मुस्कुराए और हाँ में सर हिलाया, यूं मानो मेरे ऊपर छत आ गिरी हो। उनसे पूछा कि आखिर मेरे साथ ऐसा करने का मकसद क्या था, उनको इससे क्या हासिल होता। जब वो कहने लगे कि तुम्हारे साथ दुपट्टे वाला वाकया हुआ वो मैंने करवाया था। उस घर से दुपट्टा गिरता जरूर था, पर ये सिर्फ तुम्हारी नजर में दिखाने के लिए।
ताकि तुम इनसे लड़ो कि ये इन्हीं का दुपट्टा है, पर वो इनका नहीं था, ये तो मेरे प्लान का हिस्सा था। अगले दिन काम वाली ने ही वो दुपट्टा निकाल कर तुम्हारे सामने जाहिर किया कि आज फिर पड़ोस वालों के घर से गिरा था ये, और तुमने काम मजीद आसान कर दिया कि तुम पड़ोस वालों से जिद करने लगी इस बात पर, जबकि वो बिल्कुल अनजान थे। वो वही समझे जो मैंने चाहा था, यानी कि तुम पागल हो। अगले दिन मैंने नाटक करके उनसे तुम्हारी माफी भी मांगी और उनके शक पर मोहर भी लगा दी कि तुम पागल हो, कभी भी किसी भी वक्त ऐसी हरकतें करने लग जाती हो। इसीलिए तुम्हारी इस हरकत की वजह से बहुत घर तब्दील किए हैं। पर मीठे वाला वाकया उस लड़की को कुछ पैसे देकर उसके घर वालों से छुपकर तुम्हारे पास मीठा देने भेजा, और अगले दिन तुम उनके घर भी पहुंच गई खाली बर्तन लेकर। उसकी माँ को तो इस बात का इल्म ही नहीं था। यूं वो तुम्हें गलत समझने लगी, ऊपर से उस लड़की ने मेरे कहने पर तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यूं तुम उनकी नजर में भी पागल बन गई कि जब चाहे जो चाहे तुम अपने पागलपन में बोल सकती हो, इल्जाम लगा सकती हो। फिर तुम्हें घर में कुछ खौफजदा करना भी था। तुम्हारा अगले दिन जब डॉक्टर चेकअप करे तो तुम उसको खौफजदा मिलो, तो वो और आसानी से मेरी बताई हुई बात पर यकीन करके मुझे रिपोर्ट बना कर दे, जिनमें लिखा हुआ हो कि तुम पागल हो। वो ऐसी पागल जो कभी भी किसी वक्त भी जो मुंह में आए बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं। यूं कुछ पैसे देकर तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने भी पागल साबित कर दिया, और मैंने ये सब इसलिए किया था कि ताकि कल को तुम मेरी बीवी हो, मेरा सच जान लो और पुलिस को बताओगी तो मेरे पास ये सबूत होगा कि मेरी बीवी पागल है, इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती है, और फिर मुस्तकबिल में पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन न करती। मुझे उससे बहुत फायदा होने वाला था, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम मुझ पर शक करने लगी हो और अनकरीब मेरा सच भी जान लोगी। अब सारे अपार्टमेंट में लोग तुम्हें पागल समझते हैं। मैं उनकी बात से खाली खाली नजरों से इन्हें देखती रही। मजीद बातें भी सुनने को मिली कि जब उन्होंने पहली बार घर छोड़ा था तो तब पुलिस को उनके ठिकाने का मालूम हो गया था। वो इसलिए मुझे लेकर दूसरे शहर आ गए, पर वहाँ भी मालूम हो गया था तो पुलिस को, तो इसीलिए मुझे डराने का ड्रामा किया उन्होंने ही किया, ताकि आसानी वापस अब इसी शहर में वो आ सके और वजह मेरा डर बने, ताकि कोई पूछे तो बता सके। और तो और उनकी कोई बहन भी नहीं थी। पैसे देकर एक औरत को वो अपनी बहन बनाकर रिश्ते के लिए हमारे घर लेकर आए थे, क्योंकि मुझे उन्होंने पता नहीं कहाँ देखा तो दिल दे बैठे और मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। तभी मैं कहूँ कि शादी के बाद मैं नंद से मिल क्यों नहीं सकती। वो तो अपना काम करके पैसे लेकर वापस अपने घर चली गई थी और मैं अंधेरे में थी कि वो सोशल वर्कर है, इसलिए मसरूफ रहती हैं। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए वापस अपने घर आ गई और सब सच घर वालों को बताया और शौहर से तलाक लेना चाहिए कि मैं किसी गुंडे के साथ नहीं रह सकती। वो तलाक मुझे नहीं दे रहा था और मुसलसल उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। मैं अपनी माँ के घर थी, वो चाहते थे कि मैं वापस उनके पास आ जाऊं, वरना वो मुझे मार देंगे। लेकिन मैंने अदालत के जरिए उन पर खुला का केस किया, लेकिन कोर्ट में साबित कर दिया कि मैं पागल हूँ। हमारे अपार्टमेंट्स के पड़ोसी इस बात के गवाह भी थे और सारी रिपोर्ट भी उनके हक में थी। यूं वो मुझसे जीत गए, लेकिन खुला से पहले ही ये खबर मिली कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और यूं उनसे भागने के चक्कर में वो पुलिस की गोली का निशाना बनकर जान बहक हो गए हैं। मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ जिसमें मैंने ये साबित किया कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरे शौहर ने ये झूठ बोला था और सारा सच मैंने पुलिस के हवाले कर दिया था।